हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 172 क्लास है। इस क्लास के अंदर दो जो प्लैनेट हैं उनको उनके की फैक्टर के हिसाब से आपको एक सीक्रेट डिस्कशन टॉक दे रहे हैं। बड़ी ही की टॉक है राहु के बारे में और शनि के बारे में। किस तरह कुंडली में राहु और शनि किसी भाव पे अपना विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चाहे आपकी D1 कुंडली हो, चाहे आपकी D9 कुंडली हो और चाहे आपकी कोई भी डिविजनल चार्ट क्यों ना हो, जो बात हम कहने जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से हमारे हरिओम नॉलेज प्लस के एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस में ये बात ना हो, लेकिन हरिओम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये बात हम कन्वे कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये बिल्कुल टेस्टेड तरीका हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमने हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया और आप चाहेंगे कि आप भी उसको इम्प्लीमेंट करें और चेकआउट करके हमें बताएं। लेकिन फिर भी हमारी अपने एंड पर पूरी श्योरिटी है कि ऐसा है। तो एक है राहु के बारे में और एक है शनि के बारे में। कुंडली में राहु जिस हाउस में बैठ जाएगा उस हाउस में सेटिस्फैक्शन नाम की जो चीज़ है कभी उसको पूरा नहीं होने देगा। मतलब मीन्स उस भाव के रिजल्ट के बारे में आपको चाहे कुछ भी मिल जाए, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। मीन्स उस भाव को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है जिस भाव में राहु बैठेगा। आज इस टॉक में हम ऊपर के कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। इंटरनल वाले कंसेप्ट को किसी अन्य टॉक में बताएंगे, जो हमें मर्ज करके अपनी बात को समझना होगा। अब अगर राहु को अलग अलग भावों में सेटअप करके हम एग्जाम्पल से बात को समझाने का प्रयास करें तो बड़े ही सहज भाव से इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है जो हम करने जा रहे हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु, अब हम स्पेसिफिकली D1 कुंडली पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन D9 कुंडली पे किस तरह से अपना प्रभाव राहु दिखाएगा उसको हम थोड़ा अगली टॉक में बताएंगे या टॉक के एंड में बताएंगे। तो अब अगर हम एक कुंडली ले लें तो यहाँ पे एक कुंडली लेने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल की कुंडली है, इसमें मान लीजिए वृष लगन की कुंडली है और वृष लगन की कुंडली हमारे भगवान कृष्ण भगवान की कुंडली भी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं और वृष लगन की कुंडली है चंद्रमा और केतु लगन में, या हम मान लेते हैं कि राहु लगन में है। चंद्रमा और राहु लगन में, दूसरे भाव में शनि महाराज जी, छठे भाव में सूर्य मंगल बुध और शुक्र, सातवें भाव में केतु महाराज जी, 10वें भाव में गुरु महाराज जी बैठे हुए। ये कुंडली हमने एक काल्पनिक कुंडली के हिसाब से आपको स्पष्ट करने के लिए कुंडली बनाई है, लेकिन इस कुंडली में हमें थोड़ा राहु को चेंज ओवर भी करना है ताकि बात को स्पष्ट किया जा सके। अब ये बात कहीं कहते हैं कि राहु जो है, राहु हमेशा दूसरे और तीसरे भाव में जितना इम्पैक्ट डालता है उतना और कहीं डालता नहीं।
राहु अपने आप को सबसे ज़्यादा अगर कंफर्टेबल कहीं समझेगा तो दूसरे और तीसरे भाव में समझेगा, और केतु अपने आप को जितना कंफर्टेबल 8वें या 9वें भाव में समझेगा और कहीं समझेगा नहीं। तो यहाँ पे 2 नंबर के अंदर राहु है, लेकिन अभी हम कंफर्टेबल की बात नहीं कर रहे, राहु का जो की फैक्टर है उसके बारे में बता रहे हैं। हमने अपनी टॉक में ये बताया था कि राहु जिस भाव में होगा उस भाव के बारे में किसी तरह की कोई भी भविष्यवाणी अगर आप करेंगे तो उसके कटने की संभावना कब हो जाए पता नहीं। राहु के बारे में भविष्यवाणी करना जिस तरह से एक स्नेक के बारे में कि कब स्नेक अटैक करेगा, हमें इस बात की जानकारी कभी नहीं हो पाती एक नॉर्मल रैशनल व्यक्ति को कि स्नेक कब अटैक करेगा। उसी तरह से राहु कब अटैक करेगा पता नहीं। यहाँ पे दूसरा फैक्टर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राहु जिस भाव में भी होगा उस भाव में व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं होने देगा। राहु अगर किसी व्यक्ति के पहले भाव में होगा तो व्यक्ति अपने आप से ही लाइफ टाइम के लिए संतुष्ट नहीं होगा, अपने आप से भी, चाहे वो इस संसार में कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर ले, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस से लाइफ टाइम के लिए संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले भाव में राहु बैठ गया। दूसरे भाव में राहु बैठ गया तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के पास अगर पूरे साम्राज्य की इनकम भी आ जाए तो भी वो कहेगा थोड़ी और इनकम आ जाती तो क्या था। जैसे एक डायलॉग हम मारे, आपने सब कुछ हमें अपना दे दिया, आपने अपना सब कुछ हमें दे दिया, अब दिल कब दोगे और आत्मा कब दोगे ये तो बताओ। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को सारा कुछ दे दिया, उसके बावजूद भी व्यक्ति पूछता है कि अब अपना दिल और जो सोल है कब दोगे। तो राहु के संबंध में ये बात की गई है कि अगर दूसरे भाव में राहु होगा तो उस व्यक्ति को खाने के मदद से, पैसे के पॉइंट से, दूसरे भाव के किसी भी एलिमेंट के संबंध में संतुष्ट करना संभव नहीं होगा। यू कैन नॉट सेटिस्फाई ए पर्सन रिलेटेड टू द मैटर इन द राहु टेक प्लेस। राहु किसी के तीसरे भाव में बैठा हो और उस व्यक्ति को ताकत के संबंध में चाहे हम कितना ही ताकतवर क्यों ना बना दें, चाहे हम उसको कितना ही ताकतवर क्यों ना बना दें, उसके बावजूद भी वो सामने वाले व्यक्ति से कहेगा सर आपने वो ताकत मुझे नहीं दी। मैं इस ताकत के संबंध में व्यक्ति हमेशा अपने आप को अनसेटिस्फाई समझेगा। या तीसरा भाव भाई बहनों का भी है, भाई बहनों के संबंध में कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा उनकी परफॉर्मेंस से। चौथे भाव में राहु बैठा हो तो व्यक्ति अपनी मां से कभी संतुष्ट नहीं होगा। अब यहां पे ये बात भी समझना बड़ा जरूरी है कि राहु जो है वो किस एलिमेंट पर अधिक फोकस कर रहा है, क्योंकि राहु किसी भाव में भी बैठेगा तो एक भाव के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, वो किस भाव पे पिन पॉइंट कर रहा है। वो किस भाव पे पिन पॉइंट कर रहा है ये बात भी चेकआउट करने वाली है। इट मीन्स इफ द राहु इज सिटिंग इन द फोर्थ भाव तो संपत्ति का भी है, फोर्थ भाव तो मन की शांति का भी है, फोर्थ भाव तो
कार का, बंगला का भी है, मकान का भी है। फोर्थ भाव तो आपकी माता का भी है। फोर्थ भाव तो कंफर्ट का भी है। तो फोर्थ भाव के किस एलिमेंट पर राहु अपने अनसेटिस्फाई होने का प्रभाव दिखाएगा? नॉर्मल अगर कहें तो राहु अगर चौथे भाव में बैठा है तो वो हर फैक्टर पे ही व्यक्ति को अनसेटिस्फाई होने का एहसास कराएगा। मीन्स अगर किसी व्यक्ति के फोर्थ भाव में राहु बैठा हो, मान लो किसी बच्चे के फोर्थ भाव में राहु बैठा हो और उसके माता पिता उस व्यक्ति को कार, बंगला, स्कूटर, हैप्पीनेस, माता के माध्यम से खुश करने का प्रयास करेंगे तो वो खुश नहीं होगा। कहने का पर्पज़ ये है कि फोर्थ भाव माता का भी है। अगर किसी बच्चे को पता लगे, किसी माँ को पता लगे कि मेरे बेटे की कुंडली में फोर्थ भाव में राहु बैठा हुआ, तो वो चाहे दुनिया के आलीशान मकान में अपने बेटे को शिफ्ट कर दे, तब भी बेटा कहेगा माँ इतना छोटा सा मकान। कार ले दे तो 10 सीटर कार हो या 12 सीटर हो तो बेटा कहेगा सिर्फ इतनी सीटर कार। तो कहने का पर्पज़ यह है कि राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव में असेटिस्फैक्शन का भाव पैदा करेगा ही करेगा। राहु अगर 5वें भाव में होगा, 5वां भाव व्यक्ति के फोकस को, व्यक्ति की क्रिएटिव पावर को बताता है। चाहे इस संसार में वो कुछ भी व्यक्ति क्रिएट कर ले, लेकिन 5वां भाव है आपके बच्चों का। बच्चों को आप लाइफ टाइम में कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कुंडली का हीरो है वो ही 5वें भाव में राहु बैठा है। तो कुंडली का हीरो कभी भी 5वें भाव के संबंध में सेटिस्फाई नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू है कि या तो हम हीरो के पॉइंट से बात को समझने का प्रयास करें या भाव के मालिक के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे दोनों पॉइंट से हम बात को समझ सकते हैं। यही डायनेमिक एस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजी का है कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझेंगे, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझेंगे, लेकिन जो हीरो है हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझना है। वो भाव किस चीज़ का है उससे नहीं, हमने हीरो के पॉइंट से। हीरो कहता है कि मैं कभी भी अपने क्रिएटिविटी पावर से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, लेकिन हम दूसरे एंगल में ये भी कह सकते हैं कि उसके बच्चे कभी भी उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये पॉइंट भी है, लेकिन हम भी 70% जो एस्पेक्ट है वो उस व्यक्ति के ऊपर फोकस किया जाएगा। 30% एस्पेक्ट हम भाव के जो एलिमेंट है उसके हिसाब से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ड्यूल एस्पेक्ट है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। अब अगर राहु 6ठे भाव में हो, जैसा भगवान की कुंडली में राहु 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो 6ठा भाव क्या है? लाइफ में 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। कभी भी व्यक्ति अपने रोग, ऋण और शत्रु के लिए तैयार रहेगा, मतलब सेटिस्फाई नहीं रहेगा कि कौन सा शत्रु आ गया। एक को हराया फिर तैयार है दूसरे को हराने के लिए, सेटिस्फाई नहीं होगा। अब यहां पे राहु के इस एस्पेक्ट को समझते हुए हम ये बात भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति ग्रोथ का इंडिकेटर है राहु। 7वें भाव में राहु बैठ जाए तो सामने वाले व्यक्ति को लाइफ टाइम के लिए आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु 7वें भाव में बैठा हो वो व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। अब सामने वाला जो व्यक्ति है 2 कैटेगरी का होता है, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं सामने। एक बिल्कुल जो सामने सेकंड पर्सन है, जिसको हम पार्टनर कहते हैं या वाइफ कहते हैं। सामने वाले व्यक्ति को लाइफ टाइम के लिए आप कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन सामने वाले व्यक्ति को लाइफ टाइम के लिए आप कुछ करने का प्रयास करेंगे। राहु की ये डबल इम्पैक्ट फॉर्मूला है। राहु जिस भाव में होगा उस भाव में सेटिस्फेक्शन तो आएगी ही नहीं, लेकिन राहु में इतनी एनर्जी है कि वो लाइफ टाइम के लिए उस भाव के सेटिस्फेक्शन फैक्टर को बिल्डअप करने का पूरा प्रयास करेगा। मृग तृष्णा इतनी ज़बरदस्त है कि वो प्रयास करेगा कि सामने वाले व्यक्ति को हर हालत में खुश किया जाए, सामने वाले व्यक्ति को हर हालत में खुश किया जाए। और राहु 7वें भाव में बैठ के व्यक्ति को एक पब्लिक इमेज पर्सनैलिटी बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो किसी भाव में बैठा हो, लेकिन उस एलिमेंट के बारे में। जैसे पहले भाव में राहु बैठा हुआ है तो व्यक्ति पब्लिक इमेज पर्सनैलिटी अपने एंड पे बनेगा, मीन्स उसकी जो पर्सनैलिटी होगी, अगर दूसरे भाव में है तो वो परिवार में एक पब्लिक इमेज पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति होगा। 8वें भाव में अगर राहु बैठा है, और बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति लाइफ के बड़े से बड़े सीक्रेट को भी डिस्क्लोज करने के बाद, लाइफ के बड़े से बड़े सीक्रेट को भी डिस्क्लोज करने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होगा। 8वां भाव दूसरे की संपत्ति है, दूसरे का पैसा है। व्यक्ति लाइफ में कभी भी दूसरे के पैसे को इकट्ठा करते 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 थक जाएगा, फिर भी कहेगा थोड़ा और इकट्ठा कर ले। वही है ना, हमने आपका सब कुछ ले लिया, हमने आपका सब कुछ ले लिया, अब दिल और सोल कब देने आओगे, दिल और सोल कब देने आओगे। 9वें भाव में अगर राहु बैठा हो तो व्यक्ति अपने गुरु से कभी संतुष्ट नहीं होता। गुरु ज्ञान दे रहा है, किसी व्यक्ति की कुंडली में 9वें भाव में अगर राहु बैठा हो और वो आपका चेला हो, मीन्स अगर कोई व्यक्ति आपको कुंडली दिखाने आए और वो आपका चेला हो, या हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 9वें भाव में राहु बैठा हो तो उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि व्यक्ति एक गुरु से संतुष्ट होने वाला नहीं है, वो मल्टीपल गुरु से भी संतुष्ट होने वाला नहीं है, वो संतुष्ट होगा ही नहीं, वो गुरु से संतुष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि राहु बैठ गया। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु 10वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति संतुष्ट होगा ही नहीं, अपने कर्मों से वो संतुष्ट नहीं होगा। चाहे उस संसार में उसको बादशाह बना दें तो भी वो कहेगा मल्टीपल कर्मों में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। यहाँ पे ये भी बता दें कि राहु जो है आपके फोकस को मल्टीपल करता है, आपके ध्यान को भंग करने में राहु का बड़ा योगदान है कि व्यक्ति को एकाग्र नहीं होने देता, व्यक्ति को स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस नहीं होने देता, और मल्टीपल थॉट के मदद से वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का प्रयास करता है। लेकिन सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ उसमें नहीं है, वो तो अधिक डिमांड करता है। अगर राहु 11वें भाव में बैठ गया तो राहु 11वें भाव में बैठ के अगर 400 लोगों का नेटवर्क सर्कल है तो वो कहेगा 4000 होने चाहिए, और अगर 4000 लोगों का नेटवर्क सर्कल है तो वो कहेगा कि मेरे 4 लाख होने चाहिए, और अगर 4 लाख लोगों का नेटवर्क सर्कल उसका है तो वो कहेगा मेरे 4 करोड़ होने चाहिए, और अगर 4 करोड़ लोगों का समर्थन उसके पास है तो वो कहेगा कि मेरे पास 40 करोड़ लोगों का समर्थन होना चाहिए। तो कहने का पर्पज़ ये है कि व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता। 12वें भाव में अगर राहु होगा तो व्यक्ति चीज़ों को एग्जीक्यूट वर्किंग बिहाइंड द सीन करेगा, मल्टीपल तरीके से वर्किंग बिहाइंड द सीन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। ये तो हमने राहु के बारे में बात की। अब राहु और शनि अगर इकट्ठे हो जाए, राहु एक एम्प्लीफिकेशन है। हमने
ये बात भी आपको बता दें कि एम्प्लीफिकेशन है। राहु जिस भाव में होगा उस भाव की एनर्जी को एम्प्लीफाई करेगा वो। अब यहाँ पे ये बात भी समझना जरूरी है कि जो एलिमेंट है, अगर राहु फायर एलिमेंट में जाके बैठ गया तो फायर एलिमेंट को बूस्टअप करेगा, और राहु अगर पृथ्वी एलिमेंट में बैठ गया तो पृथ्वी एलिमेंट को बूस्टअप करेगा, और राहु अगर वायु एलिमेंट में बैठ गया तो वायु एलिमेंट को बूस्टअप करेगा। और यहाँ पे हम ये बता दें, राहु चाहे किसी भाव में क्यों ना बैठा हो, लेकिन एलिमेंट को वो 3 तरीके से एक ट्रायंगल के माध्यम से इम्पैक्ट डालने का प्रयास करेगा, चेंज करने का प्रयास करेगा। राहु लगन में है तो 1, 5, 9 भावों को वो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा ही करेगा। किसी के राहु लगन में बैठा हुआ है तो कहने का पर्पज ये है कि वो प्रभावित होगा, उसका जो राइट हैंड मंत्री है वो भी प्रभावित होगा और लेफ्ट हैंड मंत्री वो भी प्रभावित होगा। जैसा कि हमने अपने टॉक में कहा था, हमने अपनी शुरू की टॉक में कहा है कि कुंडली में जो पहला भाव है वो आप है। आपका एक एजेंट 5वें भाव में बैठा हुआ है और एक एजेंट आपका 9वें भाव में बैठा है, और दोनों का जो संबंध है, त्रिकोण जो है, वो कोई ना कोई एलिमेंट का होगा। चाहे वो फायर एलिमेंट का होगा, चाहे वो पृथ्वी एलिमेंट का होगा, चाहे वो वायु एलिमेंट का होगा, और चाहे वो वाटर एलिमेंट का होगा। अब यहां पे अगर राहु और शनि इकट्ठे हो जाए तो इस संबंध में यह बात समझने वाली है कि राहु कहता है कि मुझे किसी चीज को प्राप्त करना है, शनि कहता है मैंने कर्म करना है। शनि अगर किसी भाव में बैठता है तो व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि उस भाव में व्यक्ति के कुछ कर्म पेंडिंग पड़े हुए थे जो उसको करने हैं। मीन्स किसी भाव में शनि का बैठना पेंडिंग कर्म को डिनोट करता है, और शनि का वक्री होना डबल पेंडिंग कर्म को डिनोट करता है। मीन्स एक प्लेनेट के हिसाब से पेंडिंग कर्म है, और एक भाव के हिसाब से पेंडिंग कर्म है, और एक इन्वायरमेंट के हिसाब से पेंडिंग कर्म है। तो 3 तरह से पेंडिंग कर्म होते हैं, एक प्लेनेट के हिसाब से, एक भाव के हिसाब से, और एक राशि के हिसाब से। अब अगर शनि किसी का पहले भाव में बैठा हो तो उस व्यक्ति के पेंडिंग कर्म अपने कर्म के प्रति है। दूसरे भाव में बैठा हो तो उस व्यक्ति के पेंडिंग कर्म अपने परिवार के प्रति है। तीसरे भाव में बैठा हो उसके जो समाज है, जो उसके परिवार है, जो उसके दोस्त है, उनसे संबंध में उसके पेंडिंग कर्म पड़े हुए। और ये भी कहते हैं कि तीसरा भाव जो है मीडिया का है। मीडिया के संबंध में, राइटिंग के संबंध में, लिसनिंग के संबंध में उसके पेंडिंग कर्म पड़े हुए। अब जिस चीज के संबंध में व्यक्ति के पेंडिंग कर्म पड़े हैं वो कर्म तो उसको करने ही पड़ेंगे। अगर पेंडिंग कर्म के साथ ही राहु बैठ गया तो इम्पैक्ट क्या हुआ, पेंडिंग कर्मों को पूरा करने की जो ताकत है एम्प्लीफिकेशन राहु दे देगा। भैया आप पेंडिंग कर्म करने हैं, मैं करता हूं, पूरी संतुष्टि आपको, पेंडिंग कर्म पूरे कराता हूं। शनि अगर 4th भाव में होगा तो माता के संबंध में, संपत्ति के संबंध में, कार बंगला स्कूटर के संबंध में पेंडिंग कर्म पड़े हुए, उनको पूरा करना पड़ेगा। अगर शनि 5th भाव में बैठ गया तो व्यक्ति के पेंडिंग कर्म बच्चों के प्रति हैं, बच्चों के लिए बड़े पेंडिंग कर्म करने पड़ेंगे। मीन्स आपके जो कर्म पेंडिंग है वो शनि के द्वारा पता लगते हैं कि आपके पेंडिंग कर्म, किन कर्मों को करने के लिए आप आए हो वो बात अलग है, लेकिन किन कर्मों को करना, जो काम आपके पेंडिंग पड़े उनको करना पड़ेगा। मान लीजिए जीवन में आज आपने 15 काम करने और आपने 15 में से सिर्फ 2 काम किए, कल आपने 15 काम फिर करने हैं, तो उससे हुआ क्या कि आपके कल 15 काम तो आपको उस दिन करने हैं और जो 13 काम आपने पिछले नहीं किए वो भी करने हैं, तो डबल इम्पैक्ट पड़ गया। एक आपके कर्म जो आपके करंट सिनेरियो बता रहे हैं और एक पेंडिंग कर्म है। अगर ने एक जन्म लिया, आपका जन्म हुआ, आपने इस जन्म में मान लो 15,000 कर्म करने, लेकिन पिछले जन्म में आपको 10,000 कर्म करने थे जो करके आए ही नहीं आप, तो अब आपको इस जन्म में, कई बार कहते हैं ना कोई व्यक्ति
24 घंटे के टाइम पीरियड में इतना काम करता है, इतना काम करता है, लेकिन लाभ तो मिलता ही नहीं। किसी ने बताया कि पिछले जन्म के जो पेंडिंग कर्म थे, जिसका लाभ वो लेके आ चुका था, अब वो कर्म तो करने पड़ेंगे। कर्जा है। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने कर्जे से बच नहीं सकता, उसी तरह से व्यक्ति अपने पेंडिंग कर्मों से बच नहीं सकता। और वो पेंडिंग कर्मों का इंडिकेटर प्लैनेट के हिसाब से देखें, भाव के हिसाब से देखें, या राशि के हिसाब से देखें, तीनों पॉइंट से हमें देखना पड़ता है कि पेंडिंग कर्मा एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे हैं, एरिया के हिसाब से कैसे हैं, और प्लैनेट के हिसाब से कैसे हैं। तो शनि अगर 4th भाव में होगा तो व्यक्ति के पेंडिंग कर्मा माता के प्रति होंगे। शनि अगर 5वें भाव में होगा तो व्यक्ति के पेंडिंग कर्मा बच्चों के प्रति, क्रिएटिविटी के प्रति होंगे। शनि 6ठे भाव में होगा तो व्यक्ति के पेंडिंग कर्मा इस समाज के प्रति होंगे। 7वें भाव में शनि होगा तो व्यक्ति के पेंडिंग कर्मा अपनी वाइफ के प्रति होंगे, या अपोजिट व्यक्ति के प्रति होंगे। अगर शनि 8वें भाव में होगा तो व्यक्ति के पेंडिंग कर्मा रहस्य के संबंध में होंगे। अगर शनि 9th भाव में होगा तो व्यक्ति के पेंडिंग कर्मा धर्म के संबंध में होंगे। अगर शनि 10th भाव में बैठा होगा तो व्यक्ति को पेंडिंग कर्मा कर्म के संबंध में होगी। अगर शनि किसी का 11th भाव में बैठ गया तो व्यक्ति के पेंडिंग कर्मा नेटवर्क सर्कल के संबंध में या लाभ के संबंध में होंगे। अगर शनि किसी का 12th भाव में बैठ गया तो व्यक्ति की पेंडिंग कर्मा समाज के प्रति, किसी को कुछ दे दो और भूल जाओ कि आपने कुछ दिया, उसके संबंध में होंगे। तो इस तरह से हमने राहु और शनि के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस